Good morning, everybody. In the unit solution, in the continuation of the topic that yesterday we have already discussed about the solubility of the gas into the liquid. So, how a gas is soluble into the liquid? What is the criteria? What is the law there? So, about the law we have studied today. Now, first of all, again, I want to be clear about the solubility. Say if it is a container and here it is the water. ये हमारा वाटर है इसमें. अब हमने क्या किया कि इसमें जो है वो गैस को सॉल्यूट किया है. Passing out the gas into this container. So what happens actually? The gases molecules are far away. ये एक दूसरे से दूर होते हैं. तो अब सबसे पहले गैस का कॉन्टैक्ट किससे आएगा? इसके द्रव की पृष्ठ सतह से आएगा. इट इज अबाउट द अपर सरफेस. अपर सरफेस. So it is the upper surface of the liquid. So when the gases come into contact with the upper surface, then it will try to soluble. So there is some attraction between the gaseous molecule and the liquid molecule. If the attraction increases, the solubility increases. But that attraction force will depend upon a certain factor. And what is that factor? About their chemical nature. वो उस नेचर पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो ये लिक्विड जो वाटर है वो उसकी जो नेचर क्या है, सॉल्वेंट की नेचर. ये हमारा सॉल्वेंट हो गया और ये गैस जो है वो सॉल्यूट हो गई. तो सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की जो नेचर है वो क्या है, उनकी केमिकल नेचर क्या है, पोलर, नॉन पोलर, कोवलेंट, आयनिक, उस पर डिपेंड करता है. लेकिन अब जो आप इस गैसेस मॉलिक्यूल की जो सॉल्युबिलिटी है वो आप उसको मास से भी उसको कोरिलेट करें. ठीक है. द सॉल्युबल मास ऑफ द गैस इनटू द लिक्विड, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. ये हमारा गैस का प्रेशर है और ये गैस का ये सॉल्युबल गैस है. तो सॉल्युबल गैस का जो मास है, द्रव्यमान है, वो उस गैस के दाब के समानुपाती होता है. ठीक है. समानुपाती इस प्रकार से कि जैसे जैसे प्रेशर गैस का इंक्रीज होगा, ये हमने इसको कवर कर दिया है. ठीक है. तो अब गैसेस जो इनसॉल्युबल होगी वो ऊपर जाएगी. वो ऊपर गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो अपर सरफेस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक अतिरिक्त दाब बनाएंगे. तो ये दाब जो बनाए जाने वाला जो दाब है, ये जितना अधिक होगा तो गैस की विलयता, गैस की जो विलय द्रव्यमान है उसका मान भी बढ़ेगा. कहने का मतलब हो गया कि गैसों की सॉल्युबिलिटी जो है वो दाब के समानुपाती होती है. और इसी को हम कांस्टेंट के से तो हम इसको लिख सकते हैं कि m = Kp, K इज द कांस्टेंट. और इन सब बातों का अध्ययन जो है वो हमारे साइंटिस्ट ने किया था. उनका नाम था आपका हेनरी. तो उन्होंने जो है इसको एक नियम के अंतर्गत भी जोड़ा है. तो हेनरी लॉग ये कहता है कि अगर सॉल्यूशन ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं हो, मतलब तनु अवस्था में हो, डाइल्यूट कंडीशन में, हमारा सॉल्ट स्टेरिक कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ. तो हेनरी लॉ ये कहता है कि गैसों की विलयता दाब के समानुपाती होती है. ये सामान्य नियम. अब ये जो नियम है वो कब कब लागू होगा? तो सबसे पहले तो हमारा सॉल्यूशन जो है ना वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए. अर्थात सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट. अगर ज़्यादा सैचुरेटेड होगा तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है. नंबर 2, द टेम्परेचर शुड बी हायर, मतलब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. और नंबर 3, द प्रेशर विल बी लो. ये पी जो है ना हमारा वो प्रेशर कम होना चाहिए. तो उच्च दाब और कम दाब और तनु विलयन में गैसों की विलयता उसके दाब के समानुपाती होती है.
और यहाँ पे ये निश्चित ताप हमने कर लिया। जैसे आप टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो उनकी प्रियता भी बढ़ती और घटती है। तो इस तरह से हेनरी ने ये सबसे पहले नियम बना लिया और उन्होंने इस गैस की सॉल्युबिलिटी को ग्राफिकल स्टेटमेंट में आप इसको देख सकते हैं। जैसे हमारा ये ग्राफ बता दीजिए, इसमें x इज द क्वांटिटी, ये हमारा सॉल्युबल, ये गैस क्या x क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये हमारा मोल में हो गया गैस का मोल फ्रैक्शन, x इज द मोल फ्रैक्शन। तो हमें इन दोनों के बीच में ग्राफ रख दिया तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब मोल इस m को, जैसे हमारा ये दिया गया द्रव्यमान है, तो इसे m को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका हम लोग लिख सकते हैं m अपॉन कैपिटल M, m अपॉन कैपिटल M। m का मतलब कि जो हमारा दिया गया मास है, कितना जो द्रव्यमान गैस का मिला, उसको उसके मोल वेट से आप ना वो डिवाइड कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा x। ये मोल फ्रैक्शन होगा, ये x होगा। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि गैसों का जो मोल भिन्न है वो उसके दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, मोल भिन्न के संदर्भ में, विलय मात्रा से संदर्भ में है, ये ध्यान रखिएगा। तो x जो है वो ये गैस का मोल भिन्न हो गया, ये हमारे गैस के लिए है। ठीक है, तो हमारा x जो है वो इक्वल टू क्या है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये p अपॉन AH। अब ये जो k है ना वो इन टर्म्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट आ गया। तो ये हमारा मोल वेट बन गया। तो मोल वेट जो है वो दाब के समानुपाती, और जो हेनरी कांस्टेंट है उसके डेप्थ के समानुपाती हो गया। तो ये हेनरी लॉज का कंप्लीट जो आपका डेफिनेशन कि किस तरह से वो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो आपके इस हेनरी नियम के अनुसार इसकी व्याख्या की जाए। अगर pH का मान ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए pH की वैल्यू बढ़ी तो विलयता कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर pH का मान कम है तो विलयता ज़्यादा है। तो pH की वैल्यू के आधार पर भी हम ये कल्पना कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गैस की जो विलयता है वो कम है अथवा ज़्यादा है। तो इससे ताप पर किसी गैस का आयतन विलयन के दाब से अप्रभावित होता है। गैस का आयतन विलयन के दाब से अप्रभावित होता है, लेकिन कब कंडीशन होगी कि जब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और इसी को आप गैस इक्वेशन पे रखते हैं इसी बात को, तो इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारी साधारण गैस इक्वेशन है PV = nRT। ठीक है, और ये PV = n का मतलब क्या हुआ, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये इसका मतलब होगा nRT। ठीक है, अब अगर आप इसको v से डिनोट करना, v का मान निकालना चाहते हैं तो ये m अपॉन p डॉट RT अपॉन ये कैपिटल M, तो ये वॉल्यूम होगा, आयतन। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि m अपॉन p जो है, m अपॉन p, और आप v के मान में अगर ये रखें तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है, मोल वेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा v किसके बराबर हो गया, m अपॉन p के बराबर हो गया। तो ये आयतन के संदर्भ में, अर्थात जब हम कहेंगे कि हमारा गैस का जो आयतन है वो स्थिर, क्योंकि अनुभार स्थिर हो गया, टेम्परेचर स्थिर हो गया, R कांस्टेंट स्थिर है, तो हमारा v = m p के बन जाएगा। ये हमारा आयतन हो गया। तो ये हेनरी लॉज का जो है वो उपयोगी है। दाब अधिक नहीं हो, ताप बहुत कम हो और विलायक से क्रिया न करे। ये जो हमने कंडीशन बताई थी तीन, उनमें से एक कंडीशन ये भी है कि जो गैस है हमारे वो विलायक से किसी प्रकार की अनोन्य क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपने अमोनिया है तो अमोनिया को जब आप विलय करेंगे ना जल में तो वो गैस है, लेकिन अमोनिया जल के अंदर जो है वो क्रिया करके घुल जाती है, और घुलने के साथ साथ वो परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या हुआ कि NH3H2 मिलकर के NH4 OH में, इसका मतलब हुआ कि उसने विलायक से अभिक्रिया कर ली।
तो गैस की विलायक से किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तो उसमें हेनरी का लॉ वो लागू होता है, ये इसका मतलब है। तो ये इस हेनरी लॉ गैस की सॉलिबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा है इसको। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब ये हमारा टॉपिक है कि वाष्प दाब जो है वो द्रव विलयन में, तो द्रव विलयन में वाष्प दाब किस प्रकार से होता है। तो पहले तो आप वाष्प दाब क्या है इसके बारे में इसको समझिए। हमने क्या किया कि एक द्रव पदार्थ लिया और इसको हमने सील में रख दिया। ये लिक्विड की, ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, और ये हमारा ग्लास में कांच का एक पात्र है, उसको आप सील्ड कर दीजिए, इसका मान लीजिए, और आपने इसको सील्ड कर दिया। अब कुछ देर बाद में क्या होता है कि आपने देखते हैं ये साधारणतः प्रयोग आपको घर में भी देखने को मिलता है कि जैसे आपके पानी पीने का मटका है या घड़ा है, उसको आपने जाके स्टील की प्लेट से ढक रखा है, तो जिस समय प्लेट को ढका गया था उस समय प्लेट नीचे से बिल्कुल पानी से वो सूखी थी, मतलब गीली नहीं थी कहने का। अब आप 2, 4, 5 घंटे बाद में आप देखेंगे कि वो जो निचला हिस्सा जो द्रव से जल से जो संपर्क में था, ठीक है, वहाँ उस प्लेट के निचले भाग पर अब आपको छोटी छोटी बूंदें नजर आएंगी। तो ये पहले तो बूंदें नहीं थी, तो ये बूंदें कहाँ से आई है? इसका मतलब ये हुआ कि उस द्रव पदार्थ का पहले क्या हुआ, संघनन हुआ, द्रव का वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होकर के वो ठंडी होने के बाद में वाष्प में परिवर्तित हो गई, द्रव में हो गई। तो पहले तो इसका वेपराइजेशन, अर्थात पहले वाली वेपर बनी, और वेपर का फिर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, अर्थात संघनन हो गया, और संघनन का परिणाम क्या हुआ कि हमारा लिक्विड बन गई, अर्थात द्रव अवस्था। तो गैस अवस्था जो हमारी वेपर अवस्था है, ये कंडेंसेशन, संघनन के द्वारा द्रव अवस्था में आ गई। अब ये द्रव अवस्था में किस प्रकार से है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि प्रारंभ में जो अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल है, जो लिक्विड की हमारी अपर सरफेस है, वो अपर सरफेस के जो अणु हैं, कण हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनमें आकर्षण बल निचली परतों की तुलना में कम है, इसलिए वो यहाँ से मुक्त होकर के और यहाँ जाएंगे। ये छोटे छोटे कण जो है वो यहाँ है। अब ये जो कण यहाँ पे आए ना, ये आपकी वाष्प अवस्था है, तो द्रव का पहले इसमें वाष्प में परिवर्तन हो गया, हमारी वाष्प बन गई। अब जैसे जैसे इनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, मतलब गैस का घनत्व बढ़ता चला जाएगा, तो गैस के जो कण हैं वो एक दूसरे के नजदीक में आएंगे, तो इनके बीच में आकर्षण उत्पन्न होगा। तो एक तो तापमान में कम होना और साथ में उनके बीच में दूरी कम हो जाना, ये दोनों कारक मिलकर के इन छोटे छोटे कणों को संघनन में परिवर्तन करते हैं। तो संघनन की क्रिया के अंदर जैसे ही संघनन की क्रिया हुई, तो अब आपको छोटी छोटी बूंदें, छोटे ड्रॉप, छोटी छोटी बूंदें जो है वो अब आपको इस सरफेस पे नजर आएगी। अब क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा इसका वाष्प दाब क्या होना, तो हम कहेंगे कि जब बंद पात्र में किसी द्रव पदार्थ को रखा जाता है, तो उससे उत्पन्न जो गैस है, तो गैस और द्रव के बीच में साम्य अवस्था आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। एक साम्य अवस्था आ जाती है किसके बीच में, गैस और द्रव के बीच में। तो वो जो साम्य अवस्था वाली स्थिति है उसमें द्रव से वाष्पीकरण का मान और वाष्पीकरण से पुनर्संघनन होकर द्रव
वायु हो जाती है। तो बाष्पीकरण और संघनन इन दोनों के बीच में अगर साम्य स्थापित हो गया और इसी का परिणाम ये निकला कि ये जो गैस जो यहाँ पे है साम्य स्थिति में जो गैस की मात्रा है वह द्रव की पृष्ठ सतह पे दाब उत्पन्न करती है। तो गैस जो है वो क्या है, वाष्प है। तो वाष्प के द्वारा साम्य स्थिति में द्रव की पृष्ठ सतह पर उत्पन्न दाब को हम वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं। ये हमारा वेपर प्रेशर करता है। सो द प्रेशर दैट इज exerted by the gases on the upper surface of the liquid at the constant temperature in closed vessel is known as the vapor pressure। ये वाष्प दाब होगा। तो वाष्प दाब जो है वो क्या है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपने टेम्परेचर में परिवर्तन किया तो इस वाष्प दाब में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ठोस द्रव विलयन में वाष्प दाब, अब हम सॉलिड लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो ठोस है वो दो प्रकार के हुए। आपने एक पिन बनाया सॉलिड और लिक्विड का। तो सॉलिड का हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हमारा हो गया सॉल्वेंट। तो ठोस द्रव के विलयनों के अंदर वाष्प दाब देखें तो अवाष्पशील सॉलिड, ये जो हमारा ठोस है ये क्या है, ठोस अवस्था जो है वो अवाष्पशील है। जैसे विलयन की ये जो अवस्था है वो हमारे अवाष्पशील है, मतलब नॉन वेपोराइजेबल। इसको नॉन वेपोराइजेबल बोलते हैं, अवाष्पशील। तो ठोस अगर अवाष्पशील है उसको आपने द्रव के अंदर मिला करके और फिर इसका आपने सॉल्यूशन बना लिया, ये मेल बना लिया, तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन सॉलिड की जो है वो विशेषता क्या है यहाँ पर कि हमारा सॉलिड जो है वो अवाष्पशील होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने NaCl, जैसा उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, ये NaCl है। तो NaCl को आप जल में मिला करें तो ये तो हमारा ठोस हो गया सॉलिड, और ये हमारा लिक्विड हो गया, और ये लिक्विड हमारा क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, ये जल हमारा सॉल्वेंट है और ये जो NaCl है वो सॉलिड है, सॉल्यूट है। अब आपसे पूछा जाए कि इस ठोस पदार्थ जो अवाष्पशील है उसको विलय करने पर उस विलयन के वाष्प दाब में क्या परिवर्तन हुआ, हम इस बात का अध्ययन करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि इसमें पृष्ठ सतह के अणु जो है वो वाष्प बनकर के ऊपर निकल जाते हैं और अवाष्पशील ठोस के कण जो है पृष्ठ सतह पर, ठीक है, वो पृष्ठ सतह पर ही, द्रव के सतह पर ही रहते हैं। अतः द्रव का जो सतही क्षेत्रफल है वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है, तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इसको इस तरह से समझें आप कि जो शुद्ध हमारा विलायक था सॉल्वेंट, इसका जो दाब था वो शुद्ध का दाब E0। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसी सॉल्वेंट के अंदर जो है इसको सॉल्यूशन में ले लिया, और ये सॉल्यूशन कब बना, जब आपने इसमें ठोस पदार्थ मिला दिया। तो इस ठोस पदार्थ के कारण अब इसका जो दाब है वो आपका P है। ये कब है कि ये जब ठोस को आपने NaCl को जल में मिला दिया है उस समय दाब हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में से किसका मान ज्यादा, तो आंसर क्या होगा कि P0 जो होता है अर्थात हमारा शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब हमेशा PS अर्थात सॉल्यूशन के वाष्प दाब से कम होता है। ये विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। जब कमी आ गई तो उसको बोलते हैं डिपर्सन, अवनमन, और इसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। अब ये वाष्प दाब में अवनमन क्यों हुआ उसको आप अलग प्रकार से देख सकते हैं। मान लीजिए पहले आपने केवल जल लिया था तो शुद्ध जल है वो, तो शुद्ध जल का वाष्प दाब आप मापिए नैनोमीटर की सहायता से। वाष्प दाब का मापन किससे करते हैं, नैनोमीटर से। तो उसको वाष्प दाब को मान लीजिए तो वो आपका वाष्प दाब गया P0। ठीक है, ये शुद्ध विलायक का है।
अब आप क्या कर रहे हैं, इस ढक्कन को यहाँ से हटा करके इसमें आपने NaCl विलय कर दिया, ठोस मिला दिया। ठोस मिला करके उसको अच्छी तरह से उसको आप स्टाइल कर लें, ठीक है, विरोधन कर ले तो उभर जाएगा। अब उसको वापस आप सील कर दीजिए और अब आप मैग्नीफिकेटर की सहायता से वाष्प दाब का मापन कीजिए ठोस के मिलाने का। तो अब जो वाष्प दाब आएगा वो कौन सा आएगा, ये P आएगा। आप देखेंगे कि ये जो वाष्प दाब अब आया है ये पहले की अपेक्षा कम हो गया, तो वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो गई। क्यों कमी उत्पन्न हो गई, अवाष्पशील पदार्थों के विलायकों में विलय करके विलयन बनाने पर विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम हो जाता है। ये इसका मतलब निकलता है।